जल ही जीवन है। जल है तो कल है। जल बचाइए, जीवन बचाइए। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं झुमकी बहन आप सबों को करती हूँ जुहार। और साथ ही गंद्रू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी, क्या ख्याल है आज गंद्रू भाई? हम कार्यक्रम की शुरुआत करें क्योंकि किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कार्यक्रम। बिल्कुल तो सही। चलिए किसान भाइयों, हम शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालकों की तरक्की के लिए लागू है कॉमर्शियल डेयरी योजना। मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना बंद कर दी गई है। बिचड़ा उत्पादन के लिए उपयोगी है कृषि उपकरण प्रोट्रे। और अब समाचार विस्तार से। गव्य विकास निर्देशालय राज्य पशुपालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कॉमर्शियल डेयरी योजना चलाई जा रही है। प्रगतिशील किसान, युवा, शिक्षित बेरोजगार, स्वयं सहायता समूह या दुग्ध समितियों के सदस्य इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 20 संकर या उन्नत देसी नस्ल की गाय या भैंस 25% अनुदान और 75% बैंक ऋण पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना इकाई की कुल लागत 7 लाख रुपए है। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर वर्तमान सरकार ने स्वीकृति की मुहर लगाते हुए मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना को बंद कर दिया है। इसी के साथ इस योजना से जुड़े किसान मित्रों को भी सेवा समाप्त हो गई है। इन किसान मित्रों का काम किसानों को सरकारी योजना की जानकारी देना था, जिसके लिए उन्हें 3500 रुपए मासिक मानदेय मिलता था। फसल आम में अगर मथुआ कीट लग जाए तो वो फसल की पत्तियों, कोमल डंठलों और मंजर के रस को चूसकर फलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मधुआ कीट के रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास या क्लोरोपारीफास दवा का व्यवहार करना चाहिए। आम फसल में लगने वाले मधुआ कीट के नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास दवा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाएं या मिथाइल डिमेटोन 10 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से घोल बनाएं या इमिडाक्लोप्रिड अथवा क्लोरोपारीफास दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल तैयार करें तथा वृक्ष पर अच्छी तरह से छिड़काव करें। जो किसान आने वाले महीनों में मक्का की फसल लगाने जा रहे हैं, वो इससे बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2, संकर किस्म कंचन, स्वर्ण कंपोजिट 1 और HQPM 1 लगाएं। मक्का के इन उन्नत प्रभेदों में सबसे कम अवधि में तैयार होने वाली किस्म है बिरसा विकास मक्का 2। ये 70 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। संकुल किस्म बिरसा मक्का 1 और संकर किस्म कंचन 80 से 85 दिनों में परिपक्व होकर 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सुवान कंपोजिट 1 और HQPM 1 100 दिन में तैयार होती है और इसकी उत्पादन क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मक्का में चूँकि धान के बाद मक्का सबसे ज़्यादा जो रकबा में झारखंड राज्य में खेती किया जाता है और मक्का का तो भुट्टा जो है कि हमारे किसान भाई बेच के अच्छा पैसा कमाते हैं। इसमें जो प्रजातियां हमारा बिरसा मकई 1 है, बिरसा विकास मक्का 2 और एक अधिक प्रोटीन वाली जो है मक्का की प्रजाति जिसको कि HQPM हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज बोलते हैं। और इसके अलावा जैसे संकर धान है उसी तरह संकर मक्का, चाहे वो कंचन हो, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 और शक्तिमान 3, इन प्रजातियों का अगर किसान भाई खेती करेंगे मक्का का तो उनको ज़्यादा उपज मिलेगी। फूल, सब्जी सहित अन्य फसलों के बीजे तैयार करने के लिए किसान प्रोट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लास्टिक या फाइबर का बना होता है तथा नर्सरी के लिए बहुत ही उपयोगी उपकरण है। प्रोट्रे में पेंदी युक्त छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिनमें मिट्टी और खाद डालकर बीजों की बुआई की जाती है और बिचड़े तैयार किए जाते हैं। ये खासकर पौधशाला के लिए बेहद उपयोगी साधन माना जाता है। ये छोटे बड़े सभी आकारों में मिलता है। प्रोट्रे की सबसे बड़ी खासियत है कि किसान अपनी इच्छा या आवश्यकता अनुसार इसे उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। सफलता की कड़ी में आज हमसे जुड़े हैं एक ऐसे कामयाब किसान जिनकी मेहनत का कोई सानी नहीं, उपज का कोई मुकाबला नहीं।
आइए मिलते हैं उस किसान से जिन्हें ये बखूबी पता है कि किस मौसम में किस फसल की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जब किसान के सामने आर्थिक उन्नति का लक्ष्य हो तो खुद भी 100 के बजाय 200% मेहनत करता है। पहले सामने सुता मिल जो है वहाँ पर नौकरी करते थे। 1981 में बहाली हुए थे, 5 रुपये तनख्वाह मिलता था लेबर ग्रेड में। कुछ दिन तो ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में कंपनी घाटा का बात कहकर पैसा का कटौती किया और हम लोग को 35% का कटौती कर दिया। तो 2002 में तो किसी तरह 2-3 साल रहे। उसके बाद हमको लगा कि अब हम न घर चला पाएंगे न बाल बच्चा पढ़ा पाएंगे, इसलिए हम वहाँ से रिजाइन मार दिए। रिजाइन मारने के बाद तो शुरुआत में तो मुश्किल हुआ, लेकिन पूंजी फंसाए, टमाटर की खेती किए। भगवान ने मुझे साथ दिया। 6000 टमाटर का पौधा लगाए थे, लेकिन उसमें लगभग लाख रुपए का हमको उपज हुआ। 20,000-22,000 पूंजी लगाए थे, 80,000 का समझिए कि हमको बेनिफिट मिला 3-4 महीना में। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.3 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस तरह दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,875 रुपये से 2,000 रुपये, चावल मध्यम 2,050 रुपये से 2,150 रुपये, चावल उत्तम 2,250 रुपये से 2,550 रुपये, गेहूँ 1,600 रुपये से 1,650 रुपये, चना 4,750 रुपये से 5,150 रुपये, दाल अरहर 6,750 रुपये से 7,050 रुपये, दाल मसूर 4,500 रुपये से 4,700 रुपये, दाल चना 5,700 रुपये से 6,000 रुपये, सरसों तेल 9,950 रुपये से 10,050 रुपये, चीनी 3,250 रुपये से 3,350 रुपये, आलू 675 रुपये से 750 रुपये और प्याज 1,150 रुपये से 1,250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा?
हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। झुमकी बहन, झारखंड में मसाला फसलों की खेती की अच्छी संभावना है और हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो मसाला की जो खेती है उससे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा और बहुत सारे किसान भाई अभी मसाला की खेती भी कर रहे हैं, तो उसकी समसामयिक देखभाल क्या होनी चाहिए, ये हम जानकारी अपने किसान भाइयों को देना चाहते हैं। बिल्कुल, तो चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शयंत्र मिश्रा जी के पास और जानकारी लेते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई को बताएं कि सब्जी मसाले की जो वैरायटी होती है, कौन कौन सा मसाला जो है हमारे किसान भाई लगाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। सब्जी मसालों में हमारे यहाँ जो लगाया जाता है सौंफ, अजवाइन, मेथी, धनिया, मंगरेल, ये सब है। इसमें सबसे ज़रूरी है किसान भाई ये जाने कि कौन सी वैरायटी जो प्रभेद है वो हमें लगाना है, किससे हम ज़्यादा उपज ले सकते हैं। जैसे सौंफ में राजेंद्र सौरभ है, अजवाइन में राजेंद्र मोनी है, पंथरितमा धनिया में है, तो ये सब प्रभेद जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लगाने का टाइम तो निकल चुका है फ़िलहाल। सब अगर किसी किसान भाई ने लगाया भी है तो अभी वो फसल खड़ी होगी, तो लगाने का टाइम वैसे अक्टूबर-नवंबर होता है इसका। आपने बताया सौंफ के बारे में, तो सौंफ में अभी कौन सा वैरायटी होगा जो अभी लगाए हमारे किसान भाई, क्योंकि लग तो चुका है लेकिन मान लीजिए फिर भी लगाना चाहे अगला सीजन के लिए, तो कौन सा वैरायटी ज़्यादा उपयुक्त है? राजेंद्र सौरभ हम लोग लगाते हैं और काफ़ी अच्छा इसका हमने रिजल्ट देखा है। अच्छा, तो राजेंद्र सौरभ को लगा। राजेंद्र सौरभ, बिल्कुल। अजवाइन के लिए आपने बताया अजवाइन के बारे में, तो अजवाइन का कौन सा है? अजवाइन की है राजेंद्र मोनी। राजेंद्र मोनी हम लोग लगाते हैं। अच्छा। उसका भी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो अब ये तो हुआ कि वैरायटी हुआ है, तो चूंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे लगा चुके जैसा कि देख रहे हैं, तो अभी जो लगा हुआ है हमारे खेत में, तो ये कौन सा प्रभेद हुआ? क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है ये, तो कौन सा प्रभेद अभी है? राजेंद्र सौरभ, वही जो मैंने बताया राजेंद्र सौरभ, इसको लगाया गया है सौंफ में। अच्छा। तो अभी तो फ्लावरिंग में आ गया, बीज बनेगा, इसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग होगी। तो अभी आप बता रहे थे कि ये दो तरह से लगाई जाती है। एक तो हुआ कि आपका ये नर्सरी के द्वारा, एक होता है बीज के द्वारा। तो दोनों में से कौन सा उपयुक्त और अच्छा रहेगा हमारे किसान भाई के लिए, या नर्सरी के द्वारा लगाएं या फिर बीज के द्वारा लगाएं? देखिए, नर्सरी के द्वारा लगाने से क्या फ़ायदा होता है, आपका बीज दर कम रहता है। दोनों में आपका 3-4 किलो का फ़र्क पड़ जाता है। तो नर्सरी के द्वारा लगाएं तो 8 से 10 केजी जो प्रति हेक्टेयर दर है सीड का, वो उनको किसान भाइयों को लगेगा। और वैसे लगाएंगे तो 12 केजी 13 केजी करीब पहुंच जाता है प्रति हेक्टेयर। तो नर्सरी के द्वारा लगाने से काफ़ी फ़ायदा। इसके फिर होता है कि आपके पास छोटे एरिया में नर्सरी लगाते हैं, तो जब तक सीडलिंग तैयार होता है तो आपकी देख रेख के लिए छोटा एरिया रहता है, तो अच्छी तरह आप उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अच्छा, दोनों के लगाने की विधि क्या है? जैसे मान लीजिए नर्सरी के द्वारा हमारे किसान भाई लगाना चाहें तो वो किस ढंग से लगाएंगे, और बीज के द्वारा अगर लगाना चाहें हमारे किसान भाई तो वो किस ढंग से लगाएंगे? बीज से लगाना चाहें तो अक्टूबर-नवंबर महीने में होता है कि आप बीज लाइन में गिरा दें 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पे। 3-4 बीज एक जगह गिराएं ताकि अगर एक ना निकले तो दूसरा निकले। और उसके बाद जब उसमें सीडलिंग स्प्राउटिंग हो जाए, वो अपना जर्मिनेशन हो जाए, निकल जाए और थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसको आप थिनिंग कर दें, यानी कि 1-2 छोड़ के आप बाकी हटा दें। और नर्सरी में होता है कि नर्सरी में आपने लगाने के लिए अगस्त-सितंबर में नर्सरी गिरा दीजिए। उसके 50 से 60 दिन में आपका सीडलिंग तैयार हो जाता है, उसको आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पर। अच्छा, 60। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि ये लगा हुआ है आपका, तो इसमें लगने के बाद इसमें खाद की आवश्यकता पड़ती होगी। तो इस समय जो अभी का सीज़न जो अभी चल रहा है, तो इस समय क्या खाद डालेंगे हमारे किसान भाई? इस समय तो शेखर जी कोई खाद एक्चुअली टाइम निकल चुका है, लेकिन जब लगाते हैं किसान भाई तो लगाने से पहले जो इसका दर है आपका सौंफ का है 60-40-40 NPK।
NPK 60-40-40 की दर से आपको देना है। इसमें क्या है कि फास्फोरस और पोटाश जो है वो आपको पूरा दे देना है, नाइट्रोजन आधा देना है और आधा आपको तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बीच लगाने के समय। हाँ, ये लगाने से पहले खेत तैयार करते समय आपको ये खाद प्लस आपको कंपोस्ट गोबर की खाद 10 से 15 टन के तकरीबन रिकमेंडेड डोज है ये। लेकिन जितना भी दे सकते हैं किसान भाई, जितना उनके पास उपलब्ध है उतना दें। इस समय अभी क्या उचित ध्यान देंगे हमारे किसान भाई? इस समय ध्यान दें क्योंकि अभी जैसे कल ही आंधी आई तो हमारा उधर देखेंगे धनिया का कुछ आपका गिर गया है। तो उससे कुछ बचा सकते हैं अगर उसको चारों तरफ से किस तरह से सपोर्ट दे सकें पौधे को। अगर खेत में ज़्यादा है, सपोर्ट में क्या करेंगे वो? सपोर्ट में है कि अगर आपका खेत बड़ा है तो चारों तरफ आप बांस की बल्लियां लगा दें, बीच बीच में गाड़ दें, उसके बाद रस्सी से चारों तरफ से बांध दें, फिर पंक्ति दर पंक्ति इस तरह भी और धागा रस्सी से उसको बांध दें ताकि एक स्क्वायर के अंदर जो है पौधा आ जाए और वो गिरे नहीं। हाँ, तो अब है कि ये जो फसल है तो खड़ई है, तो इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती होगी, तो हमारे किसान भाई को बताएं कि किस समय वो सिंचाई करें। सिंचाई के लिए किसान भाई ये ध्यान रखें कि कभी भी जो ज़मीन में नमी है वो ख़त्म ना हो। जैसे उन्हें लगे कि हाँ भाई अब मिट्टी सूख गई है तो उस वक्त सिंचाई कर दी जाए। या इस सीज़न में आपको हफ्ते 10 दिन में एक बार सिंचाई दे देनी चाहिए हर हाल में। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता है? नहीं, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पानी नमी बना रहा है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ये इस बात का किसान भाई ध्यान रखें। अच्छा, ये तो अब है कि फसल अब तैयार होने के कगार पर है, अब फसल तो तैयार हो जाएगा, बीज भी अब अच्छा देख रहे हैं हो गया है, तो अब इसके तोड़ाई में क्या क्या सावधानी बरतें और क्या विधि अपनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सके? जी हाँ, देखिए सौंफ में तोड़ाई की जाती है, एक तो एक हरी सौंफ जो खाई जाती है सीधा उसके लिए, और एक मसाले के लिए। मसाले के लिए है कि पूरी तरह से पौधा जब ऊपर आपको पता चल जाएगा, सूखने लगेगा, जब उसका वो पूरा सूखने लगेगा तब तोड़े। लेकिन जो खाने वाली डायरेक्ट है वो थोड़ा छोटा रहता, महीन रहती है, उसको हरे ही जब हरा रहे तभी तोड़ा जाए ताकि वो थोड़ा सा उसमें मिठास रहती है। मसाले के लिए मिठास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस बात का किसान भाई ख्याल रखें कि हरे रहते ही खाने के लिए तोड़ लें और मसाले के लिए उसको फिर सूखने के बाद तोड़ें। खाने के लिए तोड़ना है तो उसको आप पहले तोड़ लें। बिल्कुल, पहले तोड़ लें, उसमें आपकी थोड़ी उपज कम होगी लेकिन उसमें आपको फिर उसके मतलब इनकम ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा महंगा बेच सकते हैं। मसाला वाला थोड़ा सस्ता बिकता है। अच्छा, तो देखा किसान भाइयों, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने ये मसाले की वैज्ञानिक विधि से किस प्रकार से खेती की जाए इसी विषय पर जानकारी हम लोग हासिल कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के बताए तरीके से अगर हमारे किसान भाई देखा और सुना और उसको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ हमें और डॉक्टर साहब को विदा दें। नमस्कार। वाह भाई, तो बहुत ही अच्छी जानकारी थी, बिल्कुल। और हम तो जो भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं वो हमारे किसान भाइयों के लिए लाभप्रद जानकारी ही होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाई इस जानकारी से लाभ भी उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें चलना होगा कहाँ, आपको पता है ना भाई। हमारे पास जानकारी और भी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसान भाइयों, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि खरबूज और तरबूज की जो खेती है वो हम मल्चिंग और ड्रिप विधि से कैसे करें। बिल्कुल सही और कहा। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ कौन है, ये आप जरा बता दीजिए। एक किसान भाई हैं बैजनाथ जी। तो चलिए मिलते हैं उनसे। मीना जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अनुभवों को लेने के साथ ही क्या आप खेती के लिए प्रशिक्षण भी कहीं से लिए? नहीं, खेती के लिए तो मैं प्रशिक्षण नहीं लिया हूँ, लेकिन एक बचपन से मेरा ये कहिए तो सैद्धांतिक ज्ञान तो नहीं, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान खेती में जो मेरा जो है सो रहा है एक बचपन से, उन्हीं व्यवहारिक ज्ञानों के बल पर आज मैं जो भी हूँ, व्यवहारिक ज्ञान हमेशा प्रैक्टिकल करते करते आज हमको खेती की इतनी जानकारी हो गई है कि हमको हर तरह की खेती में क्या देना है, किस ढंग से हमको करना है, और या तो आगे अपने आप ऐसा जो है सो कोई सोच जो है सो पैदा करता हूँ, और हमको किस विधि से लगाना है। मैं अपना जो है सो अपने सोच के बदौलत कुछ तकनीक, मेरा जो अपना तकनीक है, मैं वैज्ञानिक तकनीकों से कुछ हट के मेरा कुछ बहुत ऐसा अनुभव रहा है कि मैं कुछ फसल को अपने तकनीक से लगाता हूँ, और जिसमें कि मैं बहुत बड़ी सफलता पाया हूँ। वैना जी, हम देख रहे हैं कि आप अपने खेतों में मल्चिंग का प्रयोग किए हैं, तो ये मल्चिंग के क्या फ़ायदे हैं और इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? देखिए, हम तो हमेशा जो है सो कुछ सीखने के लिए कहीं ना कहीं जो है सो घूमते ही रहता हूँ कि कैसे हम और अपने खेत को जो है सो बेहतर ढंग से हम कैसे खेती करें, अपना फसल को और कैसे बेहतर ढंग से करें जिससे कि हमको अधिक से अधिक मुनाफा हो।
हम लोग ऐसे जो है सो जब मल्चिंग सिस्टम से हम लोग खेती नहीं करते थे या उस समय हम लोगों की बहुत सारी जो है सो परेशानियां जो है सो बीच में आती थी। होता क्या था कि जब मेरे खेत में बहुत तरह के विभिन्न तरह के घास फूस जो है सो उग जाते थे, जिससे फसल को जो है सो नुकसान होता था। समय से अगर यदि हम उसका निकाय गुड़ाई नहीं कर पाते थे तो उससे होता क्या था कि फसल जो है सो कमज़ोर हो जाता था, या तो फसल में जो उर्वरा शक्ति है वो घास फूस जो है सो उनको जो है सो अपनी ओर खींच लेते थे। तो मैंने ये देखा, आपका ये पलांडू में भी जाके इस चीज़ को जो है सो देखा। जब हम लोग रायपुर गए थे वहाँ पर भी देखे कि मल्चिंग से जो है सो खेती होती है। तो देखे कि मेरे खेत में भी क्यों नहीं जो है सो लगाया जा सकता है। मैंने इसका जो है सो ये क्या लागत पड़ेगा हमको 1 एकड़ में, मैंने उसका जानकारी लिया। पहले मैंने देखा कि ये बहुत बड़ी जो है सो लागत है। फिर मन में लेकिन ऐसा विश्वास था कि वास्तव में जब हम खेत में लगाएंगे तो जब दूसरे किसान लगाते हैं छोटे पैमाने पर ही लगाया जाए। और मैंने यह संकल्प लिया कि हमको जो है सो खेत में मल्चिंग लगाना है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर व्यक्ति का संकल्प शुद्ध हो तो जो वह सोचता है वह करना और जो करता है वह करना बहुत ही आसान हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, इरादे यदि मजबूत हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। वैना जी, फ़िलहाल अपने खेतों में आप क्या लगाए हुए हैं और इसके बाद और क्या लगाने की आपकी योजना है? अभी तो मैं जो है सो खरबूजा लगाया हूँ अपने खेत में, और ये जो है सो 75 दिन की जो है सो ये फसल है। 75 दिन में ये मेरा ये खरबूजा जो है सो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। हम उसका जो हार्वेस्टिंग कर लेंगे और इसको जो है सो खरबूजा का जो भी लत्तर होगा उसको हम उखाड़ के फेंक देंगे। उसके बाद ये जो मल्चिंग लगा हुआ है इसमें मैं एक ही खेती नहीं, खरबूजा का खेती तो ले ही लिया, इसके बाद मैं इसमें जो है सो फूलगोभी लगाऊंगा। अभी तो आप खरबूजा जो है सो 1 लाइन में देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको जो है सो इस बार फूलगोभी जो है सो इसके बाद 2 लाइन में जो है सो लगाऊंगा। और उसी तरह जिस तरह से खरबूजा में जो है सो मेरा जो है सो जो भी निकाय गुड़ाई का खर्च या तो जो भी घास या तो अन्य विभिन्न तरह के जो है सो खरपतवार जो निकल आते हैं ये मेरा खेत में, उससे तो हमको निजात मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा बार जब हम जो है सो फूलगोभी लगाएंगे उसमें भी हमको जो है सो यही लाभ जो है सो मिलेगा। और फूलगोभी काटने के बाद मैं पुनः इसमें जो है सो हो सकता है तो मेरे ऊपर मैंने अपने बाज़ार को देखते हुए कि किस फसल से हमको जो है सो ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, उसी हिसाब से मैं फिर पुनः जो है सो इसमें जो है सो तीसरा फसल जो है सो इस मल्चिंग में जो है सो कर दूँगा। खरबूजा तरबूजा के बाद जो दूसरा या तीसरा फसल लेंगे तो क्या इसके लिए दोबारा मल्चिंग का प्रयोग करेंगे या उसी में आप दूसरे तीसरे फसल को लगाएंगे? नहीं, बस इसी मल्चिंग में। इस मल्चिंग में कम से कम 3 फसल हमको लेना है। उसके बाद पुनः जो है सो इसको इस मल्चिंग को उठा देंगे, इसको जो है सो उठा के हटा देंगे अपना खेत से। उसके बाद में फिर से जो है सो जुताई करके फिर बिना मल्चिंग का 1 आध फसल जो है सो ले लेंगे। फिर जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा फिर इसमें मल्चिंग जो है सो लगा देंगे। तो फिलहाल जो मल्चिंग लगाए हुए हैं इसमें खरबूज और तरबूज आप लगाए हुए हैं, तो इसी मल्चिंग में जो है आप ये गोभी लगाएंगे? इसी मल्चिंग में फिर जो है सो ये अभी तो ये 1 लाइन में जो है सो हम बोले पहले ही कि 1 लाइन में अभी जो है सो खरबूज और तरबूज लगा हुआ है। इसका आप डिस्टेंस भी देख रहे हैं कि 2-2 फीट में लगा हुआ है। जबकि दूसरा बार जब हम फूलगोभी लगाएंगे तो मात्र 1-1 फीट में 1-1 फीट में फूलगोभी लगाएंगे, जो कि 8 इंची का जो है सो ये डिफरेंस जो है सो रहेगा और लाइन टू लाइन। उसके बाद में 1-1 फीट का इधर जो है सो पौधा से पौधा की जो है सो दूरी रहेगी और मेरा फूलगोभी लग जाएगा। और फूलगोभी जब यहाँ पर लगेगा मल्चिंग में तो ऐसा है, मैं पहले भी जो है सो कर चुका हूँ, मल्चिंग में तो नहीं किया हूँ, मैं ऐसे ही जो है सो ड्रिप के माध्यम से फूलगोभी का खेती किया हूँ। और ये सूर्य की प्रकाश बहुत के ऊपर बहुत निर्भर करता है, फूलगोभी की खेती या कोई भी खेती हो। जब हम मेरा 8 इंची का डिफरेंस रहेगा तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो मेरा जो पौधा होगा पूरब और पश्चिम, जब पूरब की रोशनी मारेगी सूर्य की तो पूरब की ओर झुक जाएंगे, पश्चिम की रोशनी जब मारेगी तो पश्चिम की ओर झुक जाएगी, जिससे कि मेरा फसल इतना जो आप बीच में जो है सो जगह देख रहे हैं कि बहुत बड़ी ये जो है सो गैप है कि आपको जो है ये पाथवे जिसको हम लोग कहते हैं, ये बहुत बड़ी गैप है, इसमें जो है सो कैसे कवर करेगा। लेकिन इतना बड़ा पौधा और इस ढंग से खेती होता है कि पूरे जो है सो ये मेरा जो खेत को जो है सो कवर कर लेगा, कहीं भी जो है सो आपको चलने के लिए जो है सो या ज़मीन देखने के लिए जो है सो नहीं मिलेगा। जी वैना जी, हाँ, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी मेहनत में सफल हों और आपकी तरह अन्य किसान भी आपसे प्रेरणा लेकर खेती में सफलता हासिल करें। आप अपने अनुभवों से हमें और हमारे किसानों को अवगत कराएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। नमस्कार। तो भाई जानकारी काफ़ी अच्छी थी। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब हमें अपने किसान भाई बहनों से विदा लेना पड़ेगा। लेकिन चलते चलते हम अपना पता आपको ज़रूर बताना चाहेंगे ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक ज़रूर लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। जी हाँ, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।